Good morning students. Here is Ekta ma'am with today's lecture. So बच्चा हमने सेकेंड यूनिट में चैप्टर नंबर 9 जो था वो हमने नहीं किया था. आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज असेसमेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिसोर्सेज असेसमेंट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फर्स्टली वी डिस्कस मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है? फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. Finance refers to the management of flows of money through an organization. It concerned with the application of the skills in the manipulation, use, and control of money. Different authorities have interpreted the term finance differently. इसमें कहा गया है कि फाइनेंस जो है एक लाइफ ब्लड की तरह है बिज़नेस के अंदर. हम विदाउट फाइनेंस सरवाइव नहीं कर सकते, बिज़नेस ऑपरेट नहीं कर सकते. तो इसमें कहा है कि डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दी है फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके. इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट अप्रोच व्यूज़ फाइनेंस एज टू प्रोवाइडिंग ऑफ फंड्स नीडेड बाय बिजनेस ऑन मोर सिचुएबल टर्म्स. This approach confines finance to the raising of funds and to the study of financial institutions and instruments from where funds can be procured. इसमें कहा गया है कि हम क्या करते हैं, अपना पैसा लगा के इन्वेस्ट करके बिज़नेस के ऊपर हम अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट गेन करते हैं बिज़नेस के अंदर. और हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं बिज़नेस के अंदर ताकि हमें पैसा गेन हो, मतलब कि हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उससे डबल ही हमें अर्निंग हो. सेकेंड, इसमें द सेकेंड अप्रोच रिलेट फाइनेंस टू कैश. हमारा यही मेन मोटिव रहता है. तो इसमें ये बोला है इन्होंने कि हम क्या करते हैं, फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं ताकि इन टर्म्स ऑफ मनी हमें रिटर्न में मिले. थर्ड, इसमें द थर्ड अप्रोच व्यूज़ फाइनेंस एज बीइंग कंसर्न्ड विद रेजिंग ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. फाइनेंस का एक बिज़नेस के अंदर अच्छा यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम फाइनेंस का वेस्टेज करेंगे तो हमारा बिज़नेस लॉस में चले जाएगा, हम स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे बिज़नेस. तो इसमें कहता है कि हम पैसे से पैसा जोड़ते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके आगे हम जो है प्रॉफिट गेन करने की सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड्स जो है रेज़ करने की कोशिश करते हैं. Having studying the meaning of the two terms business and finance, we can develop the meaning of the term business finance as an activity or a process which is concerned with acquisition of funds, use of funds and distribution of profit by a business firm. Thus, business finance usually deal with the business planning, acquisition of funds, use and allocation of funds and financial control. इसमें कहा गया है कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कैसे करेंगे. सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं फाइनेंस के बारे में प्रॉपरली, कि हमने कैसे फाइनेंस यूज़ करना है. प्रॉपरली मैनेज किया जाता है कि कितना फ़ंड हमारा फ्यूचर में यूज़ होगा, प्रेजेंटली कितना होगा, किस प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट लगेगा हमारा. तो हम पूरी फाइनेंस की प्लानिंग करके उसके बाद ही डायरेक्शन खुद को दे पाते हैं. उसके बाद हमने ये भी प्लान करना होता है कि कहाँ कहाँ हमने फाइनेंस का यूज़ करना है, प्रॉपरली एलोकेशन कैसे करनी है हमने फ़ंड की. एलोकेशन मीन्स कि आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से यूटिलाइज़ करना है अपना पैसा. उसके बाद हमने प्रॉपरली कंट्रोल बनाए रखना है फाइनेंस पे कि हम किसी भी तरह की वेस्टेज ना करें, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल, मशीनरीज़, टूल्स, इक्विपमेंट ये सब पैसों से ही आएगा. तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लिमिटेड पैसा जो है खर्च करें और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में पैसा गेन करें. इसमें नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज़ अ टर्म covering all financial fund of the organization. Wheeler defines conservation of capital funds in meeting the financial needs and overall objectives of business enterprise. इसमें व्हीलर ने डिफ़ाइन किया है इसको फाइनेंस रिसोर्सेज को. इसमें उन्होंने कहा गया है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं,
एक टर्म है जो कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होल एक्टिविटीज़ को कवर करती है, सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, क्योंकि हम फाइनेंस के बिना कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते, प्रोडक्ट नहीं बना सकते, एम्प्लॉयज़ हायर नहीं कर सकते, उनको सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें कहते हैं कि फाइनेंस जो है प्रॉपरली क्या होता है कि बिज़नेस एक्टिविटी पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सिर्फ फाइनेंस से ही चलती हैं। पैसा होगा तो हम सारी चीज़ें अरेंज अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें अकॉर्डिंग टू द गुथमन एंड ढोगल, financial resources can be broadly defined as the activity concerned with the planning, raising, controlling, administering the funds used in the business। गुथमन एंड डॉगल ने ये डेफिनेशन दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं कि हम प्रॉपरली फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, फाइनेंस पे बनाए रखते हैं कि कैसे कंट्रोल बनाए रखना है। उसके बाद प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को किसने संभालना है, प्रॉपरली वर्कलोड जो डिवाइड किया जाता है, और कितना रॉ मटेरियल हमने यूज़ करना है, कितना पैसा खर्च करना है रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, मशीनरी पे कितना पैसा हमने खर्च करना है, इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपरली प्लान किया जाता है। उसके बाद ही हम एलोकेशन करते हैं, यूज़ करते हैं फाइनेंस का। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि फ़ाइनेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये लाइफ ब्लड की तरह है, एक नर्व सेंटर की तरह ये काम करता है बिज़नेस के अंदर। तो इसमें जो है हम बिना फाइनेंस के सरवाइव नहीं कर सकते, बिज़नेस के अंदर मेंटेनिंग नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ प्रोडक्शन लेवल हो, चाहे कुछ भी हमने प्रॉफिट गेन करना हो, तो हम रॉ मटेरियल अगर इकट्ठा करते हैं तो वो भी हमें पैसे से करना पड़ेगा। मशीनरीज़, इक्विपमेंट, टूल्स, ये सब चीज़ें अगर हम हायर करेंगे तो इनके लिए भी हमें फ़ाइनेंस की नीड पड़ती है। अगर हमने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उन्हें भी सैलरी देनी पड़ेगी। तो जितनी भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो सब डिपेंड होती है फ़ाइनेंस के ऊपर। तो इसमें इन्होंने आगे कहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ इंडिस्पेंसेबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एज इट हेल्प्स इन फर्स्ट इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ एन एंटरप्राइज। फर्स्टली हमने क्या करना है, फाइनेंस के बारे में प्लान करके उसके बाद हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली आगे खुद को डायरेक्ट कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइज को प्रॉपरली डायरेक्शन दे पाएंगे। सेकेंड है इसमें एक्विजिशन ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। हमने क्या करना है, प्रॉपरली फ़ंड का अच्छा यूज़ करना है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही हमने पैसा खर्च करना है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लिमिटेड ही खर्च करें। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हमने कॉस्ट लगानी है तो हम प्रॉपरली फ्यूचर का प्लान करेंगे, फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें इतना प्रॉफिट फ्यूचर में होगा जितनी हम कॉस्ट लगा रहे हैं, इससे डबल ही हमें अर्न हो इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड है इसमें प्रॉपर यूज़ एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। अगर हम प्रॉपर यूज़ नहीं करते फाइनेंस का तो हमें लॉस भी होगा, हम स्मूथली रन नहीं कर सकते बिज़नेस के अंदर। तो इसलिए हमें प्रॉपर यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना पैसे का बहुत इम्पॉर्टेंट है और सही जगह पे हम पैसा लगाएं। नेक्स्ट वी हैव टेकिंग साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस। अगर हम सही से डिसीजंस नहीं ले रहे फाइनेंस को लेके तो वो भी जो है बहुत डिसएडवांटेज रहेगी एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो लॉस में चला जाएगा अगर वो सही डिसीजंस नहीं लेता। प्रॉपरली सर्वे और स्टडी करके फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करके अगर वो नहीं ले रहा डिसीजंस तो वो लॉस में चला जाएगा, उसको प्रॉफिट नहीं गेन होगा, पैसे का काफ़ी वेस्टेज होगा। नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल्स। इसमें कहता है कि हमने क्या करना है, प्रॉपरली फाइनेंस पे कंट्रोल बना के उसके बाद हमने इम्प्रूव करना है जितना हमें प्रॉफिट गेन हो सके, मैक्सिमाइजेशन हमें प्रॉफिट ही गेन हो, उसके लिए प्रॉपरली कंट्रोल भी बनाए रखना है फाइनेंस पे और अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करनी है ताकि हमें प्रॉफिट गेन हो सके। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर एंड द नेशन। इसमें है कि हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इंक्रीज़ करें पैसा, जितना हमने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट हो,
प्रॉपरली डिसीजंस लेके फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में प्रॉपर यूटिलाइज़ करके, फाइनेंस का सही जगह पे पैसा यूज़ करके, तो प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद हम जो है प्रॉफिट गेन करके खुद भी प्रॉफिट गेन करें और अपने कंट्री को भी जीडीपी उनकी भी इंक्रीज़ करें। लास्ट वी हैव प्रमोटिंग एंड मोबिलाइजिंग इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स। हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है कि हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा कर पाएँ और ख़ुद भी इतनी सेविंग फिक्स्ड हमारे पास हो कि हम उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाएँ और पैसा सही जगह लगा के इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन कर सकें। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आर द एम्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस के क्या मेन मोटिव हैं, क्या एम हैं उनको अच्छा यूज़ करने के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है क्यूरिंग सफिशिएंट फंड। हमारे पास इतना फंड, अगर इतना पैसा होगा कि हम अगर फ्यूचर में हमें अगर कोई लॉस भी होता है या कोई भी ऐसी नीड पड़ती है एंटरप्राइज को, तो वहाँ हम इतना जो भी हमारे पास फिक्स्ड पैसा होगा, सेविंग होगी, तो हम वहाँ वो पैसा लगा के रिकवर कर सकेंगे। तो वहाँ हमें अगर किसी भी तरह की किसी भी स्पेशल इंस्टीट्यूशंस या लोन्स की नीड नहीं पड़ेगी अगर हमने इतना सफिशिएंट फंड अपने पास पैसा सेव करके रखा होगा। सेकेंड है इसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं करते अपने पैसे का तो हमें लॉस होगा, बेनिफिट नहीं होगा। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम प्रॉपर यूटिलाइज़ करें अपने फ़ंड का, जितना हो सके मैक्सिमाइजेशन। हमें बेनिफिट तभी होगा जब हम उसका अच्छा यूज़ करेंगे और सही जगह पे उसका यूज़ करेंगे। और ये प्रॉपरली सर्वे करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में कोई लॉस तो नहीं हो रहा। लॉस अगर होता भी है तो वो ज़्यादा नहीं, 20 या 30% ही उसमें रिस्क हो, ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए प्रॉपरली डिसीजंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हम कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। हम सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट जो है ज़्यादा इंक्रीज़ तब कर सकते हैं, तब जनरेट कर सकते हैं पैसा जब हमने प्रॉपरली डिसीजंस लिए होंगे फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके, और हम सही यूटिलाइज़ करेंगे, प्रॉपरली कंट्रोल बनाए रखेंगे और पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मैक्सिमाइजिंग फर्म्स वैल्यू। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने क्या करना है कि हमने जितनी कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगाई है, हमें यही होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन को जितनी उसने खर्चे किए हैं उससे डबल ही उसको अर्न हो, प्रॉफिट गेन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सप्लेन ब्रीफली नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। कौन कौन से ऐसे नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट है हम डिस्कस करेंगे इसको। इसमें इन्होंने कहा है कि फाइनेंस फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स अदर फंक्शनल एरियाज। फंड्स विल बी वेस्टेड इन द एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग। द फर्म विल नॉट बी एबल टू एंगेज funds judicially in the business. Most of the important decisions of a business enterprise are taken on the basis of availability of funds. However, finance function in the practice should not limit the journal running of the business. Financial policies of a firm should be devised in such a manner so as to match the requirement of other functional areas. इसमें जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि हमें प्रॉपरली डिसीजंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, एंटरप्राइज को लेके, कि हम जितना हमारे पास अवेलेबल पैसा है हम उसको नज़र में रखते हुए प्रॉपरली डिसीजंस लें, मार्केट के अंदर प्रॉपरली सर्वे करें, डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही हम पैसा इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ अपना पैसा वेस्ट ना करें। इसमें है कि द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस फंक्शन एंड अदर बिजनेस फंक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिस्कस्ड एज बिलो। फर्स्ट है इसमें परचेज फंक्शन। इसमें कहा गया है कि मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ शुड बी प्रोक्योर्ड ऑन इकोनॉमिक टर्म्स and should be utilized in efficient manner to achieve maximum order to minimum cost and exercise maximum control. Various material management techniques such as economic order quantities, determination of stock level, perpetual inventory system, etc. are applied. The task of a finance manager is to arrange the availability of cash when the bills for purchase become due.
इसमें कहा गया है कि परचेजिंग फंक्शन में हमने प्रॉपरली मटेरियल हमें कितना रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए हमने उसी के हिसाब से अपना फाइनेंस वहाँ यूज़ करना है। प्रॉपरली हमने फाइनेंस मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट रखते हुए फाइनेंस मैनेजर जो है उसका प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेगा फंड का, कितना कॉस्ट जो है हमने प्रॉपरली लगाना है, कैसे कॉस्ट पे कंट्रोल बनाए रखना है, वेरियस मटेरियल जो भी है हमारे जैसे रॉ मटेरियल, मशीनरीज, इक्विपमेंट है, इन सब पे मैनेजमेंट कैसे बनाए रखना है, ये सब टेक्निक्स यूज़ करता है हमारा फाइनेंस मैनेजर। उसके बाद जो है हम आगे वाली डायरेक्शन खुद को दे पाते हैं। एंटरप्रेन्योर फाइनेंस मैनेजर की हेल्प से कि कैसे हमने फ़ंड यूज़ करना है, परचेजिंग कहाँ कहाँ से चीज़ें अरेंज करके हमने परचेज़ करनी है और प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करके डिमांड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो सेकेंड इसमें प्रोडक्टिविटी फंक्शन, इसमें कहता है प्रोडक्शन फंक्शन ऑक्यूपाइज द डोमिनेंट पोजीशन इन बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। The production cycle depends largely on the marketing function because production is justified when they are resulted in revenues through sales. Production function involves heavy investment in fixed assets and in working capital. Naturally, a tighter control by the finance manager on the investment in productive asset become necessaries. It must be seen that there is neither overcapitalization and nor undercapitalization. Cost benefit criteria should be the prime guide in allocating fund and therefore finance and production manager should work in यूनिसन। इसमें जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि फाइनेंस मैनेजर प्रॉपरली टाइट कंट्रोल बनाए रखता है फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ आपने करनी है सही से, और प्रोडक्टिविटी आप तभी इंक्रीज़ कर पाओगे जब आप प्रॉपरली मैनेज कंट्रोल कर पाओगे पैसे पे। प्रोडक्शन लेवल आपको कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज़ करना पड़ता है डिमांड के अकॉर्डिंग। अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ लगाओ जहाँ आप प्रॉपरली आपको ये हो कि आपकी फ्यूचर में सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगी, आपको प्रॉफिट गेन होगा ही होगा। प्रॉपरली मार्केट सर्वे करके मार्केट के अंदर कंडीशन को एनालाइज करके उसके बाद आप पैसा यूज़ करोगे, यूटिलाइज़ करोगे अच्छे से। थर्ड है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें इन्होंने कहा है कि एज गुड प्रोड्यूस्ड आर मीट फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी. It is more important because it provides continuous inflows of cash to meet the outflow thereof. So while choosing different distributing channels, media of advertisement and sale promotion devices, the cost benefit criterion should be the guiding factor. If cost reduction in distribution function is effected without compromising efficiency, it will lead to increased benefit to the enterprise in the form of higher profit and to the consumer in the form of lower cost. इसमें कहा है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू भी एग्जामिन कर सकते हैं कि कितना हमें जो है कितनी डिमांड हमें आएगी फ्यूचर में और कितना हमारा जो है पैसा जो हमें गेन होगा, प्रॉफिट कितना हमें गेन होगा, कितनी हमारी डिमांड का रेट होगी, हमारा प्रोडक्ट कितना इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है मार्केट के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट चैनल्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि होल सेलर, रिटेलर, एजेंट, ये क्या करते हैं हमें बताते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट हमने इफ़ेक्टिवली बनाना है डिमांड के अकॉर्डिंग और कैसे हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाना है। तो हमें जब ये पता चलता है होल सेलर, रिटेलर से, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कि हम सही जगह पे पैसा यूज़ करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। फोर्थ है इसमें अकाउंटिंग फंक्शन। इसमें कहता है कि चार्ल्स जस्टिनबर्ग visualizes the influence of scientific arrangement of records with the help of which inflows and outflows of funds can be efficiently managed and stocks and bonds can be efficiently marketed. Moreover, the efficiency of the whole organization can be greatly improved with correct recording of financial data. All the accounting tools and control devices necessary for appraisal of finance policies can be correctly formulated if the accounting data are properly recorded.
For example, the cost of the raising fund, expected returns on the investment of such funds, liquidity position, forecasting the sale can be effectively carried out if the financial data so recorded are reliable. Hence, the relationship between accounting and finance is intimate, and the finance manager has to depend heavily on the accuracy of the accounting data. अकाउंटिंग फंक्शन में कहता है कि आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हो कि आपने कैसे चीज़ें जो हैं अप्रेज करनी है, जो भी आपको ज़रूरत है, जिन चीज़ों की फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, जिन रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स की, तो आप जो है प्रॉपरली रिकॉर्ड करके ही उस पर पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे. तो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, डिपेंड होता है अकाउंटिंग प्रोसेस पे, अकाउंटिंग डेटा पे. जितना एक्यूरेट हमारा रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग डेटा में, उतने ही इफ़ेक्टिवली हम काम कर पाएंगे और हमें फाइनेंस मैनेजर उतना ही इफ़ेक्टिवली डायरेक्ट. तो फाइनेंस मैनेजर जो है इसमें अकाउंटिंग डेटा की प्रॉपरली एक्यूरेसी चेक करके क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और प्रॉपरली एनालिसिस करके फाइनेंस की पॉलिसीज़ बना के, स्ट्रेटजीज़ बना के, हमने फ़ंड कैसे रेज़ करना है, हमें कितना रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उससे हमें कितना रिटर्न प्रॉफिट गेन होगा. प्रॉपरली इन सब चीज़ों को फोरकास्ट करके सेल हमें कितनी, हमारी सेल वॉल्यूम बढ़ेगी अगर हम प्रोडक्शन लेवल जो है इंक्रीज़ करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं ज़्यादा, तो कितनी हमारी सेल जो है इंक्रीज़ होगी. प्रॉपरली फाइनेंस मैनेजर जो है अकाउंटिंग डेटा से हेल्प लेके जो भी रिकॉर्ड हमने किया होता है अकाउंटिंग डेटा पे कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना हमने प्रोडक्ट बनाना है, मशीनरी हायर्स कितनी कहाँ करनी है, तो उस पर हम क्या करते हैं, प्रॉपरली रिकॉर्ड चेक करके ही हम आगे खुद को डायरेक्शन दे पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस मैनेजर. Second, we have personal function. Personal function has assumed a prominent place in the domain of business management. No business function can be carried out efficiently unless there is a sound personal policy backed up by efficient management of personal. Sources of failure of every business activity boils down to the efficiency of otherwise of the man entrusted with the respective functions. A sound personal policy include proper wage structure, incentive schemes, promotional opportunity, human resource development and other fringe benefit provide to the employees. इसमें है कि हम क्या करते हैं, सोसाइटी का सोचते हैं, उनके लिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छा करने के लिए प्रॉपरली अपने एम्प्लॉयज़ को चीज़ें जो है उनकी डेवलपमेंट करने के लिए हम सारी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करते हैं. तो उसके लिए भी हमने फाइनेंस कहाँ लगाना है, तो वो भी हम प्रॉपरली डिसाइड करते हैं कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ को सारी फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, कैसे प्रोवाइड करने हैं, उनके लिए प्रॉपरली वेजेस कैसे, उन्हें वेज स्ट्रक्चर जो है अच्छे से प्रोवाइड करना है, उनकी सैलरी जो है कैसे उन्हें बोनस प्रोवाइड करना है, उसके लिए भी हमने कितना पैसा यूज़ करना है, वो भी हम प्रॉपरली डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट वी हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट. In the world of innovation and competitiveness, expenditure on research and development is productive investment, and R&D itself is an aid to survival and growth of the firm. Unless there is a constant endeavor for improvement and sophistication of an existing product, introduction of newer variety, the firm is bound to be gradually marketed and out of existence. However, sometimes expenditure of R&D involves a heavier amount disproportionate to the financial capacity of the firm. इसमें क्या है कि हम प्रॉपरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं. रिसर्च हम करते हैं मार्केट की कंडीशन और एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम सर्वाइव करने के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए हम जो है डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्ट की एनहांसमेंट करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रोडक्ट को. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हम अकॉर्डिंग टू द डिमांड बनाते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए. न्यू वेराइटीज़ निकालते हैं हम ताकि जो है उनको एक्सपीरियंस कर पाएँ हमारे कस्टमर, और ख़ुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छा कर पाएँ. उससे भी हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, सही जगह हम पैसा यूज़ करके. नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. हम अगर प्रॉपरली फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं कर रहे, अपने फाइनेंस पे कंट्रोल नहीं बना रहे,
तो हम प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट खुद की नहीं कर पाएंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्गली इकोनॉमिक कंडीशन नहीं दे पाएंगे। उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें छोटे समय के लिए अगर कोई भी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करना है तो हमें शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने हैं छोटे समय के लिए, और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लंबे समय के लिए तो हमें लंबे समय के लिए ही प्रॉपरली डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हमने कैसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना है, कैसे प्रॉफिट गेन करना है और प्रॉपर मैनेज कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है फाइनेंस की। Last question, we have discussed the requirement of different resources for establishment and enterprise. इसमें फर्स्ट है शेयर्स। As far as possible the concern should try to procure maximum amount of permanent working capital out of the issue of shares prior to the passing of the Company Act 1956. A company could issue all types of shares such as equity shares, preference shares and deferred shares. इसमें उन्होंने कहा है कि शेयर को एक अमाउंट दिया है जो कि एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, वो कंपनी इशू करती है। तो इसमें जो है शेयर्स 3 तरह के हैं, जैसे कि इसमें बताया इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर है और डेफर्ड शेयर है। तो इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956 however a company can issue only 2 types of shares namely preference share and equity share. कहते हैं कि कंपनी एक्ट जो 1956 है इसके अंडर जो है 2 ही शेयर कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि प्रेफरेंस शेयर है और दूसरा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या है हमारा, इसमें कहा है प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच गेट प्रेफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट एंड द return of the capital. Shares which are not preference shares are called equity shares. There is no fixed rate of dividend on equity shares. Preference share वो होते हैं जिसे डिवाइड किया जाता है और फिक्स्ड रेट होते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं जो कि फिक्स्ड नहीं होते, फिक्स्ड अमाउंट नहीं होते, उनका डिविडेंड नहीं होता। Dividend on equity shares depend upon the availability of sufficient profit and the discretion of the board of directors. ये जो है साइन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये प्रॉपरली ये प्रोवाइड करते हैं 2 तरह के शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज़ को। सेकेंड है इसमें डिवेंचर्स। परमानेंट वर्किंग कैपिटल कैन आल्सो बी फाइनेंस्ड बाय द इशू ऑफ डिवेंचर। सिंपली स्टेटेड अ डिवेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय अ कंपनी। ये जो डिवेंचर है ये एक सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है कंपनी के अंदर, कंपनी क्या करती है ये भी प्रोवाइड करती है। लीगली इसका चार्ज किया जाता है कंपनी के थ्रू और ये रेवेन्यू जो है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ये प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के थ्रू। तो हम जो है डिवेंचर होल्डर उन्हें कहेंगे जो कि कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। कंपनी के क्रेडिटर्स को हम बोलेंगे डिवेंचर होल्डर्स। और ये क्या होता है, इस पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लगाया जाता है डिवेंचर्स के ऊपर। थर्ड है इसमें पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, दिस इज़ द थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिक्स्ड कैपिटल। पब्लिक डिपॉजिट आर फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर पीरियड वेराइंग फ्रॉम 6 months to 7 years। इसमें क्या करती है पब्लिक, जो भी फाइनेंस जो है अपना जो फाइनेंस जो इसमें डिपॉजिट करा के वो क्या हो जाता है, एक फ़िक्स डिपॉजिट अगर पब्लिक कराती है तो वो 6 महीने से या 7 साल तक वो अपना फ़िक्स डिपॉजिट कराती है, उसके बाद उसके रिन्यू किया जाता है। तो उसके थ्रू भी हम फाइनेंस रिसोर्सेज जो हैं यूज़ करते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के, जो भी हमारे पास फाइनेंस होते हैं। Next we have retained earning. The method of financing working capital is available only to the existing companies. This is also known as internal or self-financing or ploughing back of profit. This method, plough back profit, can be profitably used as working capital. रिटेन्ड अर्निंग में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं और ये मेथड यूज़ करके रिटेन्ड अर्निंग हमें बैक प्रॉफिट गेन होता है। अगर हम अपना वर्किंग कैपिटल डे टू डे जो भी कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम ये मेथड यूज़ करके रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू भी हम जो है प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। कोई भी कंपनी ये मेथड यूज़ करके अवेलेबल रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करके तो वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइजेशन कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
इसमें क्या होता है कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है किसी भी कंपनीज़ के लिए, किसी भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेके, सपोर्ट लेके वहाँ से लोन प्रोवाइड हो सकेगा और आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव लोन्स एंड कैश क्रेडिट। आप क्या करते हो, लोन्स लेते हो। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको कोई भी ऐसी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है वहाँ, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, तो उसके वो सिक्योरिटी रख के, उनके पेपर्स रख के लीगली वो आपको क्या करते हैं, कैश प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन। तो आप जो है, आपको टाइम लिमिट दिया गया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है लोन वापस करते हो बैंक को। तो उसकी हेल्प लेके भी, आप बैंक से हेल्प लेके भी, लोन लेके भी आप जो है खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में कहता है कि ओवरड्राफ्ट होता है कि आप क्या करते हो, अपने अकाउंट में जितने आपके पैसे होते हैं उससे ज़्यादा भी विदड्रॉ करा सकते हो। तो वो एक तरह का लोन हो जाएगा कि आप लोन लोगे एज अ ओवरड्राफ्ट बैंक से। तो उसके लिए भी आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि आप अपने अकाउंट में जितने आपके पैसे हैं उससे ज़्यादा विदड्रॉ करा के आप जो है एज अ लोन लेके आप बैंक को एक टाइम लिमिट पूरी होने के बाद आप उनको रिटर्न करोगे। नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंटिंग बिल्स। क्रेडिट प्लेज अ वेरी लीडिंग रोल इन मॉडर्न कॉमर्स। मोस्टली द goods are bought and sold on credit. The seller of the goods draws a bill of exchange on the buyers in respect of the goods sold on credit. The seller can discount this bill from the bank at a discount. On the date of maturity, the bank represents the bills to his acceptors for payment. In case of non-payment of the acceptor, the bank provides short-term funds for working capital by discounting bills and other commercial papers. इसमें क्या होता है कि आम तौर पे क्या होता है कि आपको क्रेडिट पे भी चीज़ें जो है, क्रेडिट कार्ड पे भी आप चीज़ें बेचते हो, ख़रीद सकते हो आप क्रेडिट कार्ड्स पे भी। ये क्रेडिट कार्ड्स जो है आपको बैंक के थ्रू जो है प्रोवाइड होते हैं, आप वहाँ से बना सकते हो, या आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं तो आप आगे पेमेंट कर सकते हो कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए। आपको डिस्काउंटिंग बिल्स भी दिए जाते हैं ऑन अ डेट ऑफ मेचोरिटी पे। ताकि बैंक क्या करता है, कोई भी ऐसा बिल है तो वो जो है एक्सेप्टर को देता है ताकि वो पेमेंट कर सके। उसके बाद वो पेमेंट करके शॉर्ट टर्म फंड के लिए वर्किंग कैपिटल यूज़ कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लास्ट वी हैव ट्रेड क्रेडिट। Trade credit refers to the credit extended by the suppliers of goods in the normal course of business. The trade credit arrangement of a firm with its suppliers is an important source of short-term finance. The credit worthiness of a firm and confidence of its supplier are the main basis of security trade creditor. इन्होंने कहा है कि ट्रेड क्रेडिटर क्या है, सप्लायर्स ऑफ गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो कि हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन अ क्रेडिट बेस पे। क्रेडिट बेस पे भी हम क्या करते हैं, कोई भी बिज़नेस या व्यापार चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी रखते हो जो कि आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस, छोटे समय के लिए फाइनेंस हायर करते हो बैंक से। तो उससे भी उसमें भी क्या होता है कि आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है जो कि आप उसको एक टाइम पे उसको रिटर्न कर सकते हो। उसका यूज़ आप जो है नीड्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के अंदर कर सकते हो। सो हैव अ नाइस डे।